हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इससे जो पहले वाले लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने देखा था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने कक्षा 9, 10, 11, 12 इनकी बुक में जो टेक्स्ट बुक में गद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोग देखेंगे आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में और फिर रीत काल के बारे में। और फिर हम आगे शुरू करेंगे अपना रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो हम लोग पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पद्य होता क्या है, पद्य या फिर काव्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काव्य या फिर पद्य क्या है। तो काव्य वह छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना है जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की पुष्टि करता है। छंद क्या है, काव्य क्या है? काव्य क्या है? छंद, जिसमें छंद होते हैं और लय होता है, जिसको हम गा सकते हैं। और इसमें डायरेक्टली किसी चीज़ को पढ़कर समझ में नहीं आएगा। जब उसका हम भाव निकालेंगे, भाव मतलब उसका अर्थ निकालेंगे, तो ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। मतलब छंद के काव्य क्या होता है? काव्य वह छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्य रचना है। काव्य वह रचना है जिसमें छंद और लय दोनों चीज़ें होती हैं, और जिसको पढ़ने के बाद हमें डायरेक्टली अपने मन को शांति नहीं मिलती है, हमें डायरेक्टली कोई बात समझ में नहीं आता। लेकिन जब उसका हम भाव निकालते हैं, मतलब जब उसका अर्थ निकालते हैं, तो हमें आनंद की पुष्टि होती है या फिर हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो इसे ही काव्य कहते हैं। जबकि गद्य में ऐसा नहीं होता है। गद्य में डायरेक्टली हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, हमें डायरेक्टली उसका अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन पद्य में उसका भाव निकालना पड़ता है। तो ये होता है गद्य और पद्य में अंतर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कविता सौंदर्य या फिर काव्य सौंदर्य के कितने तत्व होते हैं। काव्य सौंदर्य या फिर कविता सौंदर्य के कितने तत्व होते हैं? तो कविता सौंदर्य के 4 तत्व होते हैं। 4 यहाँ पर आपको तत्व बताए गए हैं जो कि काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं। पहला होता है भाव सौंदर्य, दूसरा होता है विचार सौंदर्य, तीसरा होता है नाद सौंदर्य और चौथा होता है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। ये 4 सौंदर्य होते हैं कविता के। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है कि काव्य या कविता के कितने पक्ष होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि काव्य सौंदर्य के कितने तत्व होते हैं, काव्य सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि काव्य सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो ये आपका दूसरा हो जाता है कि काव्य सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। और अगर काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें तो काव्य सौंदर्य के 4 तत्व होते हैं। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं काव्य सौंदर्य के कितने भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि काव्य सौंदर्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। काव्य सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब हम लोग पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो काव्य सौंदर्य के 2 भेद होते हैं। पहला होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो इसमें आपको सुनने से रिलेटेड कुछ है। और दृश्य का, दृश्य मतलब कोई भी दृश्य या फिर कोई भी दिखावा, तो आप जो देख सकें, तो इसमें कुछ दिखावा के बारे में है और श्रव्य काव्य में कुछ सुनने के बारे में है। चलिए आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या है? तो वह काव्य जिसमें रसानुभूत, रसानुभूत मतलब आनंद पढ़कर या फिर सुनकर होता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई कविता को पढ़ा, आपने कोई कविता को सुना, तो उससे जो आपको आनंद हुआ तो उसे श्रव्य काव्य बोलेंगे। जबकि दृश्य काव्य क्या होता है? वह काव्य जिसमें रसानुभूत, रसानुभूत या फिर आनंद अभिनय या फिर दृश्यों के द्वारा होता है, दृश्य काव्य कहलाता है। मान लीजिए आपने रंगमंच पर कोई नाटक देखा, तो आपने अपने दृश्य के माध्यम से अपना आनंद का अनुभूति किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दृश्य काव्य बोलेंगे। नाटक देखने को दृश्य काव्य बोलेंगे। और सुनने का, अगर आप लोगों ने कोई कहानी सुना या फिर अपने कोई चीज़ पढ़ा, तो उसे श्रव्य काव्य बोलेंगे। अब फिर हमारा आता है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। तो श्रव्य काव्य के यहाँ पर 2 उपभेद होते हैं। जो हमारा श्रव्य काव्य आता है उसके 2 उपभेद होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य में किसी एक कथा का आश्रय लेकर रचना की जाती है। मान लीजिए आपको कोई भी प्रबंध काव्य लिखना है, तो आप डायरेक्टली उसको लिखना शुरू नहीं कर देंगे। आप किसी एक कथा, कोई आपकी कथा होगी, उसका आश्रय लेंगे, उस पर आश्रित होंगे, उससे रिलेटेड कुछ अपने प्रबंध काव्य में लिखेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रबंध काव्य। दूसरा हमारा आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य में स्वतंत्र पदों के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। अगर आपको मुक्तक काव्य करना है तो आपको किसी कथा पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली से अपना मुक्तक काव्य स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रबंध काव्य जो होता है उसमें आपको किसी कथा पर आश्रित होना पड़ता है। फिर आगे देख लेते हैं, हमारा आ जाता है मुक्तक काव्य के भी 2 भेद होते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पहला होता है पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। अब प्रबंध काव्य के भेद देख लेते हैं। तो प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, पहला होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, सबसे पहले महाकाव्य कौन रचा गया, दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो वही होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य, ये दोनों जो हैं वो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। अब चलिए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये हमारा आ गया चार्ट। चार्ट में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आता है काव्य। काव्य के कितने भेद होते हैं, दो, पहला होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के फिर दो भेद होते हैं, पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। और दृश्य काव्य के केवल दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। इसके और ज़्यादा भेद नहीं होते हैं। दृश्य काव्य के केवल दो होते हैं, रूपक और उपरूपक। लेकिन जो श्रव्य काव्य आता है इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। श्रव्य में पहला आता है प्रबंध काव्य और दूसरा आता है मुक्तक काव्य। अब प्रबंध के भी दो भाग होते हैं, पहला आता है महाकाव्य और दूसरा आता है खंड काव्य। और जो मुक्तक काव्य आता है इसके दो भाग होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो आई होप आप लोगों को ये चार्ट के माध्यम से समझ में आ गया होगा। काव्य के कितने भेद होते हैं, दो, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य खंड काव्य। और मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। और बाकी दृश्य काव्य की बात करें तो इसमें रूपक और उपरूपक केवल दो भाग ही होते हैं। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य और उनके कवि। कुछ महाकाव्यों को की रचनाएं मैंने यहाँ पर लिखी है और उनके कवियों के बारे में लिखा है कि इसकी रचना किसने की है। तो हमारा पहला महाकाव्य आता है पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है। पद्मावत एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस, इसको तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। साकेत प्रिय प्रवास, साकेत की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और प्रिय प्रवास की रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली हरियोध आता है तो कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरियोध का पूरा नाम क्या है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा महाकाव्य आता है कामायनी। कामायनी की रचना किसने की है, जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है उर्वशी और लोकायतन। उर्वशी और लोकायतन, उर्वशी की रचना की है रामधारी सिंह दिनकर ने और लोकायतन की रचना की है सुमित्रानंदन पंत जी ने। तो ये हमारे हो गए कुछ महाकाव्य और उनकी रचनाएं। अब फिर हम देख लेते हैं कुछ खंड काव्य। अभी हम लोगों ने देखा ना कि प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो हम लोगों ने कुछ महाकाव्य को देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ खंड काव्य के बारे में कि कौन कौन से खंड काव्य हैं और उनके कवि कौन हैं। तो हमारा खंड काव्य आता है, पहला खंड काव्य आता है पंचवटी। पंचवटी की रचना किसने की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। दूसरा आता है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसने लिखा है, इसको भी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। इसमें से जयद्रथ वध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना होती है और इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा खंड काव्य है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर मौका मिले आपको कभी तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। फिर तीसरा आता है नहुष। नहुष किसने लिखा है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। नेक्स्ट हमारा आता है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र भी एक इंपॉर्टेंट रचना है, ये पेपर में कई बार पूछी गई है। सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र को लिखा है नरोत्तम दास जी ने। नेक्स्ट आ जाता है पथिक। पथिक को लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। नेक्स्ट हमारे लास्ट में दो खंड काव्य आते हैं, गंगा अवतरण और हल्दी घाटी। गंगा अवतरण को लिखा है रत्नाकर। रत्नाकर का पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। और हल्दी घाटी, हल्दी घाटी किसने लिखा है, श्याम नारायण पांडे जी ने। हल्दी घाटी वही महाराणा प्रताप वाला हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे जी ने इसको लिखा है। तो ये हो गए हमारे कुछ खंड काव्य। चलिए हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमारा आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन से हैं, मतलब हिंदी में सबसे पहले रचना किसने की है। तो अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं। किसको मानते हैं, सरहपा को। बहुत सारे विद्वानों में ये मतभेद है, लेकिन जो आधे से ज़्यादा मतलब अधिकांश विद्वान जो हैं वो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है, भक्ति काल को। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भक्ति काल, रीत काल, आदि काल, आधुनिक काल। तो आपको वहाँ पर भक्ति काल पर टिक करना है, तो आपका भक्ति काल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है काल का विभाजन, मतलब काल को कितने भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। इसके बारे में पहले भी मैं आप लोगों को चार्ट बनाकर बता चुका हूं। आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी चार्ट लगाकर इसको बता दिया है कि हिंदी गद्य के काल को चार भागों में बांटा गया है।
आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारा आ जाता है आदिकाल, दूसरा आ जाता है पूर्व मध्यकाल, तीसरा आ जाता है उत्तर मध्यकाल और चौथा आ जाता है आधुनिक काल। जिसमें से ये पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल हैं, ये दोनों एक ही भाग हैं। मध्यकाल के अंतर्गत ये आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको अलग अलग लिखा गया है। तो आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल है और उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम रीतकाल है और आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनको ये कब से कब तक माने जाते हैं। तो अगर संवत की बात करें तो 1800 संवत से लेकर 1400 संवत तक आदिकाल माना जाता है। और अगर ईस्वी की बात करें तो संवत में से 57 आप घटा दीजिए तो आपको ईस्वी मिल जाएगा। तो 800 में से 57 घटाएंगे तो 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। दूसरा हमारा आ जाता है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तो वो स्टार्ट हुआ 1400 संवत 1400 विक्रमी से, संवत 1400 लेकर 1700 विक्रमी तक। तो इसको ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से फिर 57 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। नेक्स्ट हमारा आता है रीतकाल। रीतकाल चला संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक, ईस्वी में 1643 से 1843 तक। और जो आधुनिक काल है वो 1900 विक्रमी से लेकर अभी तक चल रहा है, मतलब कि 1843 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है। आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ संवत से विक्रमी में निकालने का। मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ संवत में लिखी है, अगर इसको ईस्वी में निकालना है तो आप वहाँ पर 57 माइनस कीजिए, 57 माइनस कीजिए। संवत से विक्रमी ईस्वी में आने के लिए आप उसमें 57 माइनस कीजिए। लेकिन अगर आपको ईस्वी से लेकर संवत में जाना है, ईस्वी से आपको संवत में जाना है तो आप वहाँ पर 57 को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको संवत से विक्रमी में जा सकते हैं और विक्रमी से संवत से लेकर ईस्वी में आ सकते हैं और ईस्वी से लेकर संवत में जा सकते हैं। आप 57 जोड़कर और घटाकर संवत और ईस्वी को आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन चारों चीज़ों को हम याद कैसे करेंगे, याद करने की इनकी ट्रिक क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है कि वीर भक्त की रीत याद है 18 16 तेरे साथ। बस यही एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद आ जाएगा। पहला आता है वीरगाथा काल, दूसरा आ जाता है भक्ति काल, रीत से रीत काल और आध से आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। अब इसको याद कैसे करना है तो सबसे पहले आगे इधर से पढ़िए, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। अब इसको पीछे से पढ़िए, 7 13 16 18। तो 7 से 743 ईस्वी से, 13 से 1343 ईस्वी से, 16 है तो 1643 ईस्वी से और 18 है तो 1843 ईस्वी से। देखिए वीरगाथा काल 743 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक, भक्ति काल 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक, रीत काल 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1843 ईस्वी से लेकर आज तक। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वीरगाथा काल है वो यहाँ से शुरुआत हुआ है 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। भक्ति काल वो 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। रीत काल वो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से लेकर आज तक। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल चारों कालों को याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला काल, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है आदिकाल। आदिकाल या फिर वीरगाथा काल। तो आदिकाल, इसका सूत्रपात कब हुआ तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक आदिकाल को माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं जिसको हम लोगों को पेपर में कई बार पूछा गया है कि इसके दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ हम लोगों ने लिखी है नाम, दूसरा लिख लिया प्रयोक्ता। प्रयोक्ता मतलब इसको कहा किसने है या फिर जो नाम दिया गया है उस नाम को दिया किसने है। तो पहला हमारा जाता है चारण काल। आदिकाल का दूसरा नाम चारण काल भी है। चारण काल को किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। नेक्स्ट आ जाता है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधु ने। मिस्र बंधु में तीन कवियों की श्रृंखला आती थी जिनको मिस्र बंधु कवि के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं लोगों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल बोला है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीजोपन काल। बीजोपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसको कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल बोला है। फिर आ जाता है वीरकाल। वीरकाल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
नेक्स्ट आ जाता है संधि काल। संधि काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसमें से आपका संधि काल और वीरगाथा काल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और संधि काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कभी कभी आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि आदिकाल को संधि काल किसने कहा है, तो वहाँ पर आपको बताना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट आ जाता है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? ये भी पेपर कई बार कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को कि आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया है, तो ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आता है जयकाल। जयकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल या रसाल। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर भी बन सकता है कि रसाल किस कवि का उपनाम है या फिर रसाल का पूरा नाम क्या है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं रमाशंकर शुक्ल या फिर रसाल। रसाल रमाशंकर शुक्ल का ही उपनाम है। नेक्स्ट आ जाता है संक्रांति काल। संक्रांति काल का है राम प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट हमारा आखिरी आता है आधार काल। आधार काल कहा है सुमन राजे जी ने। तो ये हो गए आदिकाल के प्रमुख नाम और फिर उनके कहने वाले प्रयोक्ता। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आदिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए या आदिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए, आदिकाल के 3 कवियों के नाम लिखिए। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक से इसको पूरा याद करा दूंगा। आदिकाल के प्रमुख कवि जगनिक चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, दलपत विजय, अमीर खुसरो, सारंगधर और विद्यापति, ये सारे कवि आदिकाल के कवि हैं। अब इसको याद कैसे करना है? इसको आप को एक दोहे के माध्यम से याद करना है। जग में चंद्र और नर लहाई, दल अमीर विद्याधर लहाई। जग में चंद्र और नर रहाई, दल अमीर विद्याधर लहाई। इससे आपको याद करना है। तो जा से हो जाएगा जगनिक, चा से चंद्र से हो जाएगा चंद्रवरदाई, नर से हो जाएगा नरपतलाल, दल से हो जाएगा दलपत विजय, अमीर से अमीर खुसरो, विद्या से विद्यापति और धर से सारंगधर। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर। जा से जगनिक, च से चंद्रवरदाई, ना से नरपतिनाल और दल से दलपत विजय, अमीर खुसरो, विद्या से विद्यापति, धर से सारंगधर। तो इस ट्रिक से आप यहाँ पर आदिकाल के प्रमुख कवियों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक प्रश्न आ जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा था कि हिंदी के प्रमुख खंडकाव्य और हिंदी के प्रमुख महाकाव्य। अब आपसे पूछता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, मतलब हिंदी में सबसे पहला महाकाव्य कौन सा रचा गया। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। और कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि कितने सर्ग है, तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है और इसकी रचना की है चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रवरदाई ने और यहाँ इसमें 69 सर्ग आते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, मतलब आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। पहला हमारा रचना आता है कि संदेश रासक। संदेश रासक को किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। दूसरा आ जाता है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? मुनिराम सिंह जी ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम आलखंड भी है। आलखंड भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको लिखा है जगनिक जी ने। फिर आ जाता है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि को लिखा है हेमचंद्र ने। खुमान रासो। खुमान रासो को लिखा है दलपत विजय ने। पृथ्वीराज रासो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको लिखा है चंद्रवरदाई ने। बीसल देव रासो इसको लिखा है नरपतनाल ने। फिर हमारा आ जाता है विजयपाल रासो, इसको लिखा है नल्ल सिंह ने। हमीर रासो इसको लिखा है सारंगधर ने। चंद्रायन ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है चंद्रायन। चंद्रायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई। चंद्रायन को किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने। जयमंग जसचंद्र का मधुकर कवि ने। जयचंद्र प्रकाश इसको लिखा है भट्ट केदार ने। और रणमल चंद्र इसको लिखा है श्रीधर पाठक जी ने। तो इसमें से आपकी 2-3 रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी याद करने को तो आप सारी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पाहुड़ दोहा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रबंध चिंतामणि इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथ्वीराज रासो तो इंपॉर्टेंट है ही, फिर आपका यहाँ पर चंद्रायन, ये 3-4 रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसको आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि आदिकाल का विभाजन, मतलब आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। अभी तक हम लोगों ने देखा था काल का विभाजन, तो काल को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। अब हम लोग देख रहे हैं आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आदिकाल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है सिद्ध साहित्य, दूसरा आ जाता है नाथ साहित्य, तीसरा आ जाता है जैन साहित्य, चौथा आ जाता है रासो साहित्य और पांचवा आ जाता है लौकिक साहित्य। जिसमें से आपका नाथ साहित्य का दूसरा नाम है धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारणी साहित्य और लौकिक साहित्य का दूसरा नाम है प्रकीर्णन साहित्य। ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, जिसमें से नाथ साहित्य का दूसरा नाम धार्मिक साहित्य, चारणी साहित्य और प्रकीर्णन साहित्य। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके कवियों के नाम,
मतलब कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि सिद्ध साहित्य के 2 कवियों के नाम लिखे। तो सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोइम्पा, कण्हपा और कुकुरिया, ये जो 6 कवि हैं ये आ जाते हैं सिद्ध साहित्य के कवि। कभी कभी आपको पेपर में ये भी पूछा जाता है कि सिद्ध साहित्य के कई कवियों के नाम लिखे, या फिर 2 कवियों के नाम लिखे, या फिर कोई एक कवि का नाम लिखे। तो आपका यहाँ पर होता है सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोइम्पा, कण्हपा और कुकुरिया। सरहपा जिसमें है वो हिंदी के प्रमुख कवि हैं, क्योंकि हिंदी की स्टार्टिंग आदिकाल से ही हुई है और आदिकाल में ही हुई है, लेकिन सिद्ध सामंत काल से हुई है। तो सिद्ध काल से ही आदिकाल की शुरुआत हुई है। तो सिद्ध काल के प्रमुख कवि हो जाते हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोइम्पा, कण्हपा और कुकुरिया, ये 6 कवि हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा आ जाता है जैन साहित्य के प्रमुख कवि। जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो ये हो जाते हैं देवसेन, मुनिजिन विजय, जिन धर्मसूरी, विजयसेन सूरी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर सिद्ध सामंत काल, सिद्ध साहित्य काल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरहपा, सबरपा, लुइपा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नाथ साहित्य के प्रमुख कवि। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ और फिर यहाँ पर मत्स्येंद्र। फिर हमारा आ जाता है रासो साहित्य के प्रमुख कवि। रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं सारंगधर, जगनिक, चंद्रवरदाई, नरपतनाल और नल्ल सिंह। फिर हमारा लास्ट आ जाता है लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि। लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो अमीर खुसरो, रोडा, भास और श्रीहर्ष और भवभूत, ये 5 कवि लौकिक साहित्य के कवि हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि आदिकाल के प्रथम कवि कौन से हैं? आदिकाल के प्रथम कवि कौन से हैं? तो आदिकाल के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के तो प्रथम कवि हैं सरहपा, लेकिन जब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आदिकाल के प्रमुख कवि प्रथम कवि कौन है, तो आपका यहाँ पर आदिकाल के प्रथम कवि जब पूछा जाता है आदिकाल के प्रथम कवि कौन है, तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके महर्षि वाल्मीकि। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं। वहाँ पर पूछा गया है हिंदी के प्रथम कवि कौन है, यहाँ पर पूछा गया है आदिकाल के प्रथम कवि हैं। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, वरना आप इसमें गलती कर देंगे। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, लेकिन जो आदिकाल के प्रथम कवि हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा आ जाता है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, जो कि हर बार पेपर में 10th और 12th वालों के पूछा जाता है कि आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए या फिर आदिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये विशेषताएं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर विशेषताओं की जगह आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो विशेषताएं को हम लोग प्रवृत्तियों के नाम से भी जाना जाता है। 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि आदिकाल की 2 विशेषताएं ना आकर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर 8 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी हैं, जिनमें से आप 3-4 को भी याद कर लेंगे तो पेपर में आसानी से लिख देंगे। पहला हमारा जाता है युद्धों के सजीव वर्णन। दूसरा आ जाता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरा आ जाता है रासो काव्य परंपरा। जैसे आप लोगों ने देखा पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपति रासो, दलपत विजय, और ये सारे रासो हैं। तो इसमें रासो काव्य परंपरा बहुत ज़्यादा चली। नेक्स्ट हमारा आता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। जैसे युद्धों के सजीव वर्णन किए गए तो युद्ध करने के लिए वीरता चाहिए, तो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता हुई। फिर प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रचना। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, तो इसकी रचना की गई। फिर इसमें कल्पना की प्रचुरता आई। फिर इसमें एक विशेष चीज़ आ गया डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग। डिंगल पिंगल एक भाषा है जो कि प्राचीन भाषा थी, डिंगल पिंगल, तो उसमें ये सारी शैलियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है नैतिक आदर्शों का प्रचार प्रसार। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल क्या है, आदिकाल के कितने भाग होते हैं, कब से शुरू हुआ, कब इसका ख़त्म हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये सारे टॉपिक के बारे में देखा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग भक्ति काल के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसकी PDF की नोट्स आप लोगों को ये पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद में ये पूरी नोट्स आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसे पूरे नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।